नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जिसे सुबह ही देख लेनी चाहिए। देश भर में कोरोना के मामले बेकाबू। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन अभियान पर संकट। एग्जिट पोल में बंगाल में टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर, तो दिल्ली में ऑफिस के बेसमेंट में चल रहा था अवैध हुक्का बार। 17 लोग पुलिस हिरासत में। पृथ्वी की आंधी में उड़ी केकेआर। दिल्ली ने कोलकाता को 7 विकेट से हराया। कोरोना के मरीजों के लिए आगे आए सचिन तेंदुलकर, दान दिए 1 करोड़ रुपए। देश में एक तरफ कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं कई राज्यों ने तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। कई राज्य सरकारों का कहना है कि 1 मई से उनके यहाँ वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण शुरू नहीं हो पाएगा और इसकी वजह उन्होंने वैक्सीन की किल्लत बताई है। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि हमने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के लिए कंपनी को ऑर्डर दिए थे, लेकिन उनसे संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि 1 मई तक वैक्सीन डोज उपलब्ध नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही टीका उपलब्ध होगा वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू किया जाएगा। गुजरात में भी हाल कुछ ऐसा ही है। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी का कहना है कि 1 मई से वैक्सीन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक वैक्सीन का पूरा स्टॉक नहीं आया है। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद 15 मई तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। बिहार में भी 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की डोज मिलने के आसार नहीं है। इनमें देरी हो सकती है। बिहार में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू नहीं होगा। वैक्सीन की किल्लत के बीच यह फैसला लिया गया है। 5 करोड़ 46 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। हालांकि इस बीच वैक्सीन लगवाने को लेकर रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे। 1 मई से 18 साल से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी थी। इसके अलावा पंजाब, ओडिशा, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी 1 मई से नया चरण शुरू होने की संभावना में असमर्थता जताई है। बता दें कि देश भर में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का अभियान शुरुआत हो चुकी है। देश भर में टीके की कुल 14 करोड़ 5 लाख से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वैक्सीन के कुल 14 करोड़ 50 लाख 85,911 डोज दिए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर इस बार सभी की निगाहें लगी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाले टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के आमने सामने सियासी वजूद बचाए रखने की चुनौती है। इस बीच इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने एग्जिट पोल जारी किया है। 292 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 134 से 160 सीटें, टीएमसी को 130 से 156 सीटें और लेफ्ट को 2 सीटें और अन्य को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक पहले चरण में सीट पर जीत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। लेफ्ट का पहले चरण में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दूसरे चरण में बीजेपी को 17 सीटें, टीएमसी को 13 सीटें और अन्य खाता नहीं खुलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरे चरण में टीएमसी को 20 सीटें और बीजेपी को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। चौथे चरण में बीजेपी को 24 सीटें, टीएमसी को 19 सीटें और लेफ्ट को 1 सीट मिल सकती है। पांचवें चरण में बीजेपी को 25, टीएमसी को 20 सीटें मिल सकती है, तो वहीं छठे चरण में बीजेपी को 22, टीएमसी को 21, लेफ्ट के खाते भी नहीं खुलते नजर आ रहे हैं। सातवें चरण में टीएमसी को 18, बीजेपी को 16 सीटें और अन्य के खाते में 1 भी सीटें नहीं जाने के आसार भी बताए जा रहे हैं। सातवें चरण का बीजेपी को 134, टीएमसी को 121 और लेफ्ट को 1 और अन्य को भी 1 ही सीट से संतोष करना पड़ सकता है। आठवें चरण में बीजेपी को 17 सीटें और टीएमसी को 22 सीटें मिलने के अनुमान है। लेफ्ट को यहां भी 0 सीटें मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। साथ साथ नेता मतदाताओं को लुभाने के तमाम वादे करते नजर आए। कोरोना महामारी से पूरा देश बेहाल है। लोग पस्त हैं। अस्पताल में बेड और दवाएं मुश्किल से मिल रही है, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जिन्हें कोरोना से कोई डर या परेशानी नहीं है और वे लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला आउटर दिल्ली का है, जहां एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बेसमेंट के भीतर एक अवैध हुक्का बार चलाया जा रहा था। जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां महफिल जमी हुई थी। दरअसल दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि पश्चिम बिहार में एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में बाकायदा एक हुक्का बार चल रहा है, जिसके बाद आउटर दिल्ली के डीएसपी ने सब इंस्पेक्टर नवीन मलिक, हेड कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल अमित और कई पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई।
इस टीम ने पश्चिम बिहार के हुक्का बार पर रेड की। रेड का ठिकाना था गुप्ता प्रॉपर्टी वैरव एनक्लेव, जो नागलोई रोड पर स्थित है। वहां ऑफिस के बेसमेंट में हुक्का बार चल रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस वहां पर मंजर देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने हुक्का बार के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। सुमिता गुप्ता नाम का वो शख्स नेहाल बिहार का रहने वाला है। पुलिस टीम ने हुक्का बार के 17 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने वहां से कई हुक्के और तंबाकू के पैकेट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत इस मामले में कार्रवाई की है। पूछताछ जारी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट से केकेआर को हरा दिया है। इसी के साथ दिल्ली की टीम दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। टॉस हारकर केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में पृथ्वी शॉ की ताबड़तोड़ पारी की मदद से दिल्ली ने 16.3 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया। 41 गेंदों में 82 रन बनाए। 82 रनों की तूफानी पारी खेलकर पृथ्वी शॉ पवेलियन लौट गए। उन्होंने 41 गेंदों में 3 छक्के और 11 चौके की मदद से ताबड़तोड़ 82 रनों की पारी खेली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी जारी है। इस बीच महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के इरादे से 1 करोड़ रुपए दान दिए हैं। बता दें कि देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और बुधवार को एक दिन में सर्वाधिक 3,79,257 नए संक्रमित मामले सामने आए। तेंदुलकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, कोविड की दूसरी लहर से हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को दबाव में डाल दिया है। कोविड के गंभीर मरीजों को बड़ी संख्या में ऑक्सीजन मुहैया कराना समय की जरूरत है। बता दें कि इससे पहले इंडियन प्रीमियर लीग IPL की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए भारत के लोगों की मदद की और उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। खिलाड़ियों के साथ ही टीम के मालिक और टीम प्रबंधन ने फंड जुटाने का काम किया है। यह फ्रेंचाइजी रॉयल्स राजस्थान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर फंड जमा करने का काम कर रही है।